नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 में संशोधनों पर रोक लगाने के लिए मना कर दिया है। श्रीलंका ने ऋणदाता देशों के साथ ऋण पुनर्संरचना पर सहमति व्यक्त की। प्राइमस पार्टनर्स ने अनलॉकिंग द वेब 3 पोटेंशियल रिपोर्ट जारी की। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अ कॉल फॉर सेफर एंड हेल्थियर एनवायरमेंट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। यूएनएफसीसीसी के कोप 28 शिखर सम्मेलन में हानि और क्षति कोष के गठन को मंजूरी प्रदान की गई और केंद्र सरकार ने जोशीमठ के लिए रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन योजना को मंजूरी दी। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर सुप्रीम कोर्ट के अहम निर्णय से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 में संशोधनों पर रोक लगाने से मना कर दिया है। संशोधन पर रोक लगाने से संबंधित दायर याचिका में कहा गया है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 राज्य पर लागू किए गए पर्यावरण की रक्षा और सुधार संबंधी कर्तव्य की पूर्ण उपेक्षा को दर्शाता है। संशोधन में अगर मुख्य तथ्यों की बात करें तो संशोधित अधिनियम के दायरे में दो तरह की भूमि होगी। भारतीय वन अधिनियम 1927 या अन्य कानूनों के तहत वन के रूप में घोषित या अधिसूचित भूमि, 1980 या उसके बाद सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज भूमि। ये अधिनियम ऐसी भूमि पर लागू नहीं होगा जिसे 12 दिसंबर 1996 या उससे पहले वन से गैर वन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए आधिकारिक रूप से बदला जा चुका है। ये संशोधन राष्ट्रीय सीमा के 100 किलोमीटर के दायरे में स्थित सड़क और राजमार्ग जैसी रैखिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वन मंजूरी लेने से छूट प्रदान करते हैं। संशोधित अधिनियम वन भूमि पर चिड़ियाघर और इको पर्यटन सुविधाओं के परिचालन जैसी गैर वन गतिविधियों की अनुमति देता है। संशोधन से जुड़ी और भी कई चिंताएं हैं, जैसे कि ये संशोधन 1996 के टीएन गोदावर्मन तिरुमुल्कपाद मामले के निर्णय के विपरीत है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया था कि फॉरेन कंजर्वेशन एक्ट उन सभी भूखंडों पर लागू होगा जो वन के रूप में दर्ज थे और जो वन के शब्दकोश आधारित अर्थ के अनुरूप हैं। इस संशोधन से अरावली पर्वतमाला का लगभग 40% हिस्सा प्रभावित होगा। सीमावर्ती क्षेत्र के नजदीकी भूमि को छूट देने से पूर्वोत्तर राज्यों में वन क्षेत्र और वन्य जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आपको बता दें कि वन संरक्षण संशोधित अधिनियम 2023 1 दिसंबर से लागू हो रहा है। श्रीलंका ने ऋणदाता देशों के साथ ऋण पुनर्संरचना पर सहमति व्यक्त की है। आधिकारिक ऋणदाता समिति ऑफिशियल क्रेडिटर कमेटी ओसीसी और श्रीलंका ने ऋण पुनर्संरचना के मुख्य मापदंडों पर सहमति प्रकट की है। ये ऋण पुनर्संरचना श्रीलंका और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी व्यवस्था के मापदंडों के अनुरूप है। इससे पहले मार्च 2023 में आईएमएफ ने श्रीलंका के लिए 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बेल आउट पैकेज को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद आईएमएफ ने पैकेज के तहत भुगतान की पहली किश्त जारी की थी। बेल आउट की दूसरी किश्त प्राप्त करने के लिए श्रीलंका को अपने द्विपक्षीय ऋणदाताओं से वित्तीय आश्वासन की आवश्यकता थी। इसके बाद प्रमुख ऋणदाताओं ने ओसीसी का गठन किया था। श्रीलंका के सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता चीन ने ओसीसी से बाहर रहने का निर्णय लिया था। हालांकि एक पर्यवेक्षक के रूप में चीन ने इसकी बैठकों में भाग लिया है। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी समर्थित ऋण कार्यक्रम के उद्देश्य हैं आर्थिक संकट झेल रहे देश में व्यापक आर्थिक स्थिरता और ऋण स्थिरता को बहाल करना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना। इसके अलावा श्रीलंका की विकास क्षमता में वृद्धि के लिए संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाना। श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने भी कई पहले शुरू की हैं, जैसे कि भारत ने श्रीलंका की खाद्य और वित्तीय सहायता के रूप में लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद की। इस सहायता में करेंसी स्वैप और क्रेडिट लाइन सुविधाएं प्रदान करना भी शामिल है। भारत श्रीलंका के वित्त पोषण और ऋण पुनर्संरचना के लिए आईएमएफ को अपना समर्थन पत्र सौंपने वाला पहला देश था। भारत ने श्रीलंका को ईंधन, खाद्य और उर्वरक जैसी आवश्यक वस्तुओं की भी व्यापक आपूर्ति की है। ओसीसी में पेरिस क्लब के ऋणदाताओं के अलावा भारत और हंगरी भी शामिल हैं। ऑफिशियल क्रेडिट कमेटी की सह अध्यक्षता भारत, जापान और फ्रांस करते हैं। फ्रांस पेरिस क्लब का अध्यक्ष होने के कारण इसमें भागीदारी करता है। पेरिस क्लब का गठन 1956 में किया गया था। यह आधिकारिक ऋणदाताओं का एक अनौपचारिक समूह है। ये कर्जदार देशों द्वारा कर्ज के भुगतान में सामना की जा रही कठिनाइयों के समन्वित और स्थायी समाधान खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत पेरिस क्लब का सदस्य नहीं है।
अगला टॉपिक है प्राइमस पार्टनर्स ने अनलॉकिंग द वेब 3 पोटेंशियल रिपोर्ट जारी की। वेब 3 को इंटरनेट का भविष्य कहा जाता है। इसमें क्रिप्टो करेंसी, नॉन फंजिबल टोकन, विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन आदि शामिल हैं। ये वेब का एक ऐसा संस्करण प्रदान करता है जहां यूजर्स के पास वित्तीय हिस्सेदारी और संबंधित वेब कम्युनिटीज पर अधिक नियंत्रण होता है। वेब 1 को स्टैटिक वेब भी कहा जाता है। वेब 1 ने सूचना तक आसान पहुंच को सक्षम किया है। वेब 2 का आधार वेब तकनीकों में हुई प्रगति में निहित है। इन प्रौद्योगिकियों की सहायता से इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म का विकास सफल हुआ है, जैसे कि फेसबुक। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं के तहत ये कहा जाता है कि 2022 में वैश्विक वेब 3 डेवलपर पूल में भारत की हिस्सेदारी 11% थी। भारत इस संबंध में विश्व में तीसरे स्थान पर रहा। ऐसा अनुमान है कि वेब 3 से जुड़े क्षेत्र में अगले दशक में भारत में 2.2 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। वेब 3 का उपयोग विकेंद्रीकृत वित्त के लिए किया जा सकता है। ये बिचौलियों के बिना वित्तीय सेवाओं तक खुली पहुंच प्रदान करता है। इसके अलावा परिसंपत्तियों के टोकनाइजेशन के लिए ये आंशिक स्वामित्व, तरलता आदि उपलब्ध कराते हुए भौतिक या डिजिटल परिसंपत्तियों को डिजिटल टोकन में बदलता है। इसके अलावा डिजिटल पहचान और स्वामित्व में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये डिजिटल पहचान के स्वामित्व का रखरखाव सुनिश्चित करता है। इसके अलावा मेटावर्स एक गहन और आपस में जुड़ा आभासी अनुभव प्रदान करता है। इसमें चुनौतियां ये हैं कि करों की उच्च दर, व्यवसाय करने में सुगमता की कमी और खंडित विनियामक दृष्टिकोण वेब 3 के उपयोग को रोकता है या बाधित करता है। इसीलिए इस रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई है कि स्टार्टअप इंडिया के तहत वेब 3 को एक अलग घटक के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। वैश्विक स्तर पर समन्वित निगरानी और नियम लागू करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा प्राथमिक विनियामकों की पहचान की जानी चाहिए और लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण आवश्यकताओं को परिभाषित करना चाहिए। साथ ही रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की स्थापना की जानी चाहिए। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अ कॉल फॉर सेफर एंड हेल्थियर एनवायरनमेंट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। ILO संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी है जिसमें सरकार, नियोक्ता और श्रमिकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। ये संगठन रोजगार के सम्मानजनक अवसरों और कार्यदशाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान को प्रोत्साहित करता है। ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, अ कॉल फॉर सेफर एंड हेल्थियर एनवायरनमेंट्स, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2019 में कार्य से संबंधित घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 2.93 मिलियन हो गई थी। ये संख्या 2000 की तुलना में 12% ज्यादा है। कार्य से संबंधित घटनाओं में अधिकतर मौतें कार्य की प्रकृति से जुड़े रोगों के कारण होती हैं। इनमें परिसंचरण तंत्र और श्वसन संबंधी बीमारियां शामिल हैं। व्यवसायिक जोखिम वाले कारकों में सबसे अधिक मौतें कार्य की लंबी अवधि के कारण हुई हैं। यहाँ कार्य की लंबी अवधि का मतलब है प्रति सप्ताह 55 घंटे या उससे ज्यादा कार्य करना। रिपोर्ट में कई चुनौतियों को उजागर किया गया है, जैसे कि श्रमिकों की आयु, जेंडर और प्रवासन की स्थिति जैसी जनसांख्यिकीय विशेषताओं में परिवर्तन उनकी व्यावसायिक सुरक्षा को प्रभावित करता है। विश्व में कुल 2 अरब से ज्यादा लोग अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करते हैं। ये वैश्विक कार्यबल का 60% है। इन कर्मियों को कानूनी और सामाजिक सुरक्षा का पर्याप्त लाभ प्राप्त नहीं है। रिपोर्ट में ILO के सेफ्टी प्लस हेल्थ फॉर ऑल कार्यक्रम की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। ये कार्यक्रम ILO के व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य एजेंडे को पूरा करने का एक मुख्य माध्यम है। ILO शासी निकाय ने व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर नई वैश्विक रणनीति अपनाई है। इस रणनीति में दुनिया भर में सुरक्षित और बेहतर कार्य परिवेश के मौलिक अधिकार को बढ़ावा देने और उसे लागू करने का उल्लेख किया गया है। इस रणनीति में 3 स्तंभों का उल्लेख किया गया है। पहला है राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य फ्रेमवर्क में सुधार करना। दूसरा है व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को राष्ट्रीय नीतियों में शामिल करना और इसके लिए सरकार के सभी अंगों या संगठनों या एजेंसियों में प्रयास करना। और तीसरा है कार्यस्थल पर व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणालियों को बढ़ावा देना। सेफ्टी प्लस हेल्थ फॉर ऑल 2015 में शुरू किया गया एक कार्यक्रम था। ये सुरक्षित और बेहतर कार्य परिवेश सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था में निहित कमियों को दूर करने पर केंद्रित है। आपको बता दें कि सुरक्षित और बेहतर कार्य परिवेश कार्यस्थल से संबंधित एक मौलिक सिद्धांत और अधिकार है। G7 की पहल विजन जीरो फंड सेफ्टी प्लस हेल्थ फॉर ऑल कार्यक्रम का अभिन्न अंग है। 2017 में G20 ने भी इस पहल का समर्थन किया था। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। UNFCCC के COP28 शिखर सम्मेलन में हानि और क्षति कोष के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। इस कोष के गठन की घोषणा सबसे पहले 2022 में शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित COP27 के दौरान की गई थी।
जलवायु परिवर्तन के ऐसे जोखिमों से उत्पन्न होने वाले नकारात्मक परिणामों को हानि और क्षति कहा जाता है, जिन्हें रोका नहीं जा सकता है। इन जोखिमों में समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, लंबे समय तक चलने वाली हीट वेव्स, प्रजातियों की विलुप्ति, फसलों की खराब उपज आदि शामिल है। लॉस एंड डैमेज कोष का उद्देश्य ऐसे देशों को मुआवजा देना है जो पहले से ही जलवायु परिवर्तन की समस्या का सामना कर रहे हैं। इसे विश्व बैंक में स्थापित किया जाएगा। हालांकि इसका प्रबंधन एक स्वतंत्र सचिवालय करेगा। संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जापान आदि सहित कई देशों ने इस कोष में धनराशि देने की बात कही है। लॉस एंड डैमेज के मुआवजे में चुनौतियां ये हैं: हानि और क्षति गतिविधियों के वर्गीकरण के संबंध में देशों के बीच एक सहमत परिभाषा की कमी है। गौरतलब है कि स्पष्ट परिभाषा की अनुपस्थिति में मानवतावादी सहायता के साथ L&D गतिविधियों का दोहराव हो सकता है। L&D पर व्यवस्थित रूप से सूचना एकत्र करने, रिकॉर्ड करने और रिपोर्ट करने के लिए डेटा की उपलब्धता तथा इससे जुड़ी प्रक्रियाएं काफी निम्न स्तर की हैं। विशेष रूप से विकासशील देशों के पास वैज्ञानिक रूप से आदर्श हानि एवं क्षति के लिए सीमित तकनीकी क्षमताएं हैं। लॉस एंड डैमेज के लिए वारसा इंटरनेशनल मैकेनिज्म है। 2013 में वारसा, जो कि पोलैंड में है, इसमें आयोजित COP19 के दौरान L&D के लिए WIM यानी वारसा इंटरनेशनल मैकेनिज्म की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन से संबंधित L&D का समाधान करना था। वारसा इंटरनेशनल मैकेनिज्म का कार्य है व्यापक जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोणों के संबंध में ज्ञान और समझ बढ़ाना, L&D के समाधान के लिए वित्त, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण के साथ साथ कार्रवाई तथा सहायता में वृद्धि करना। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC 1992 में अपनाई गई एक बहुपक्षीय संधि है। ये कन्वेंशन जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में हुई प्रगति की माप करता है, साथ ही बहुपक्षीय प्रतिक्रियाओं पर चर्चा का आयोजन भी करता है। ये संधि 1994 में लागू हुई थी। वर्तमान में 198 देश इस कन्वेंशन के पक्षकार हैं। इस साल के COP28 की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात कर रहा है। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। केंद्र सरकार ने जोशीमठ के लिए रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन योजना को मंजूरी दी। रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन योजना का उद्देश्य भूस्खलन और भूधसाव से प्रभावित जोशीमठ का पुनर्विकास करना है। R&R योजना के लिए कुल खर्च राशि है 1658 करोड़ रुपए। इस राशि में से केंद्र सरकार 1079.96 करोड़ रुपए का अंशदान करेगी, जबकि शेष धनराशि राज्य सरकार वहन करेगी। केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष की रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन विंडो से अपने हिस्से का अंशदान करेगी। रिकवरी योजना का कार्यान्वयन 3 वर्षों में किया जाएगा। जोशीमठ के पुनर्विकास के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों, बिल्ड बैक बेटर यानी BBB के सिद्धांत और संधारणीय पहलों का ध्यान रखा जाएगा। बिल्ड बैक बेटर सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ये आपदा के बाद रिकवरी से जुड़ा सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य भविष्य में विपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करना है। ये इस तरह से पुनर्निर्माण पर बल देता है जो समुदायों को भविष्य में आपदा से निपटने में सक्षम बना सके। BBB सिद्धांत का केंद्रीय पहलू है जन केंद्रित रिकवरी। ये जन कल्याण और समावेशी विकास को बढ़ावा देता है और असमानता को कम करने में मदद करता है। ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के तहत 4 प्राथमिक कार्रवाइयों में से एक है। अन्य 3 कार्रवाइयां हैं: आपदा जोखिम को समझना, आपदा जोखिम से संबंधित गवर्नेंस को मजबूत करना और लोचशीलता के विकास के लिए आपदा न्यूनीकरण में निवेश करना। जोशीमठ भूधसाव आपदा की बात करें तो जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक पहाड़ी कस्बा है। ये उच्च जोखिम वाले भूकंपीय जोन 5 में स्थित है। ये प्राचीन भूस्खलन क्षेत्र पर अवस्थित है। जोशीमठ पर केंद्र सरकार के संस्थानों की 9 तकनीकी रिपोर्ट्स ने भूधसाव के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया है, जैसे कि जोशीमठ का हिमोड़ या निक्षेपों या ढीली तलछटी चट्टानों के ऊपर ढलान क्षेत्र पर स्थित होना, जनसंख्या का ज्यादा दबाव, बहुमंजिला इमारतों का निर्माण और ऊपरी इलाकों से आने वाले जल के उचित निकास की व्यवस्था की कमी। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। भारत में सर्पदंश से मौतें। सर्पदंश यानी कि स्नेक बाइट, सांप के द्वारा काटा जाना। अवॉइडेबल डेथ्स नेटवर्क के विशेषज्ञों ने सर्पदंश के लिए जीवन रक्षक समाधान खोजने के लिए ओडिशा के एक गांव में एक केंद्र स्थापित किया है। अवॉइडेबल डेथ्स नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसके विश्व भर में सदस्य हैं। ये प्राकृतिक विपदाओं से लोगों की मृत्यु को रोकने के प्रति समर्पित है। भारत में प्रतिवर्ष 50,000 से ज्यादा लोगों की सर्पदंश से मौत हो जाती है। WHO ने जून 2017 में औपचारिक रूप से सर्पदंश के विष आघात को
सर्वोच्च प्राथमिकता वाले उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में सूचीबद्ध किया था। भारत ने 2015 में WHO की सर्पदंश विष आघात रोकथाम और नियंत्रण रणनीति की पुष्टि की थी। एक नवजात तारे की सर्कमस्टेलर डिस्क। खगोलविदों ने मिल्की वे आकाशगंगा के लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड में एक तारे के चारों ओर एक सर्कमस्टेलर डिस्क की खोज की है। लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड मिल्की वे की उपग्रहीय आकाशगंगा या असामान्य आकाशगंगा है। अभी तक खगोलविदों ने केवल मिल्की वे आकाशगंगा में ही सर्कमस्टेलर डिस्क वाले नवजात तारों की खोज की थी। तारे का निर्माण धूल और गैस से होता है। तारे के निर्माण के बाद शेष बची हुई धूल और गैस कक्षा में घूमती रहती है। ये धूल और गैस नवनिर्मित तारे के चारों ओर संचित होने लगती है और संचित होकर एक वलय का रूप धारण कर लेती है। इस वलय को ही सर्कमस्टेलर डिस्क कहा जाता है। इस डिस्क की खोज का लाभ ये होगा कि इससे उच्च द्रव्यमान वाले तारे के निर्माण से संबंधित समझ का विस्तार होगा। अटाकामा लार्ज मिलीमीटर या सब मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक अत्याधुनिक रेडियो टेलीस्कोप है। ये मिलीमीटर और सब मिलीमीटर तरंग दैर्ध्य पर खगोलीय पिंडों का अध्ययन करता है। ये अटाकामा मरुस्थल चिली में स्थापित है। अगला टॉपिक है सब नेपच्यून्स। 6 सब नेपच्यून्स ग्रहों की खोज की गई है। उन्हें ऑर्बिटल रेजोनेंस नामक एक दुर्लभ स्थिति में पाया गया है। ऑर्बिटल रेजोनेंस तब होता है जब परिक्रमा करने वाले पिंडों की कक्षीय अवधि एक निश्चित अनुपात जैसे कि 2:3 में पूरी होती है। उदाहरण के लिए एक ग्रह जब तक अपने तारे की 2 बार परिक्रमा करता है तब तक दूसरा ग्रह उस तारे की 3 बार परिक्रमा कर लेता है। इससे एक सतत और निश्चित पैटर्न बनता है और इसे ही हम ऑर्बिटल रेजोनेंस कहते हैं। सब नेपच्यून ग्रहों के बारे में अगर हम बात करें तो पृथ्वी और नेपच्यून यानी वरुण ग्रह की त्रिज्याओं के बीच की त्रिज्या वाले ग्रहों को सब नेपच्यून ग्रह कहा जाता है। ये ग्रह सूर्य जैसे सभी तारों में से आधे से अधिक के आसपास क्लोजिन कक्षाओं में पाए जाते हैं। ये शैलें जल और गैसों से मिलकर बने होते हैं। इसके कारण ही इन ग्रहों के द्रव्यमान और घनत्व का निर्माण होता है। एग्जिट पोल। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने विधानसभाओं के आम चुनावों के लिए एग्जिट पोल्स के प्रकाशन की समय सीमा का पुनर्निर्धारण किया है। जब मतदाता अपना मत देकर मतदान केंद्रों से बाहर निकलते हैं तो उस दौरान एग्जिट पोल किया जाता है। एग्जिट पोल मतदान के तुरंत बाद किया जाता है। इसमें केवल वोटर्स को ही शामिल किया जाता है। एग्जिट पोल के नतीजों के संचालन और प्रकाशन के लिए दिशा निर्देश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जारी करता है। भारतीय निर्वाचन आयोग को ये शक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126A से प्राप्त हुई है। आरपीए 1921 की धारा 126A1 चुनाव आयोग द्वारा तय की गई अवधि के दौरान एग्जिट पोल के परिणामों को प्रकाशित करने या प्रसारित करने पर रोक लगाती है। महासागर। मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये भारतीय नौसेना की एक आउटरीच पहल है। ये सभी के लिए सक्रिय सुरक्षा और विकास के लिए क्षेत्र के समुद्री प्रमुखों के बीच उच्च स्तरीय वर्चुअल वार्ता है। इसमें हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय देश जैसे कि बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका और तंजानिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। ये महासागर पहल का पहला संस्करण था। इसकी थीम थी सामान्य चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सामूहिक समुद्री दृष्टिकोण। ये सरकार की सागर यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास पहल के अनुरूप है। अगला टॉपिक है नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध है। इस बांध का नाम महान बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर रखा गया है। ये बांध नलगोंडा जिले में कृष्णा नदी पर बना हुआ है। इसका उद्देश्य बांध को बहुउद्देशीय सिंचाई और जल विद्युत परियोजना को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। नेहरू जी ने इस तरह की परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी थी। इस बांध के करीब एथिपोथला झरना और श्रीशैलम वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के प्रावधानों के अनुसार नागार्जुन सागर बांध का नियंत्रण और देखरेख का काम तेलंगाना सरकार कर रही है। श्रीशैलम परियोजना का नियंत्रण आंध्र प्रदेश के पास है। अगला टॉपिक है सिंधु दुर्ग किला। भारतीय नौसेना सिंधु दुर्ग किले में ऑपरेशनल प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन में नौसेना के जहाजों और विमानों के जरिए नौसेना अपनी परिचालन क्षमताओं और कौशल का प्रदर्शन करेगी। सिंधु दुर्ग किले का मतलब है समुद्री किला। ये ऐतिहासिक किला महाराष्ट्र के मालवण शहर के तट पर अरब सागर में एक टापू पर अवस्थित है। इसका निर्माण मराठा शासक छत्रपति शिवाजी ने कराया था। इसका निर्माण कार्य 1664 में शुरू हुआ था और 3 साल बाद पूरा हुआ। किले के मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण
निर्माण इस तरह से किया गया है कि बाहर से देखने पर इसका पता लगाना काफी कठिन काम है। किले में शिवाजी महाराज के हाथ के निशान और पदचिन्ह आदि मौजूद हैं। अगला टॉपिक है बुकर पुरस्कार। आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को उनके 5वें उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार दिया गया। बुकर पुरस्कार 1969 में स्थापित किया गया था। ये पुरस्कार किसी भी देश के नागरिक द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखे गए तथा ब्रिटेन और आयरलैंड में प्रकाशित साहित्यिक रचना के लिए दिया जाता है। इसका उद्देश्य समकालीन उपन्यास का अध्ययन करना और उस पर परिचर्चा को प्रोत्साहित करना है। बुकर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के लेखक या लेखिका हैं वीएस नायपॉल, सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय, किरण देसाई और अरविंद अडिगा। बुकर पुरस्कार केवल अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यासों को दिया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवाद की गई पुस्तकों के लिए दिया जाता है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। हेनरी किसिंजर। कोल्ड वॉर के प्रमुख अमेरिकी राजनयिक हेनरी किसिंजर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने वियतनाम युद्ध से अमेरिका के बाहर निकलने के लिए शांति वार्ता आयोजित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। वो सोवियत नेताओं के साथ दितांत वार्ता में शामिल थे। हेनरी ने चीन के साथ पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए अमेरिका के लिए आधार तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत में हेनरी किसिंजर को बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान का समर्थन करने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। हेनरी किसिंजर ने वर्ल्ड ऑर्डर 2014, ऑन चाइना 2011 आदि पुस्तकें लिखी। इसके अलावा हेनरी किसिंजर एक कुशल राजनयिक थे और रियल पॉलिटिक यानी व्यवहार्य राजनीति के समर्थक थे। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।